हेलो डियर्स, मैं प्रदीप सिंह इंजीनियर्स कॉर्नर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा, तो देखो इधर सर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम में हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली थी। फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग के अजम्पशंस, ठीक है, और फ्लेक्सर कितने तरह की बेंडिंग होती है, उसके बाद फ्लेक्सर फॉर्मूला का डेरिवेशन देखा, एजम्पशंस देखे, उसके बाद हमने देखा एमओआर क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस का बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होती है उसमें हमने क्या देखा सर, उसका हमने कंपैरिजन देखा। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बेंडिंग स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखा, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट जो भी सेक्शंस होते हैं उनकी बेंडिंग स्ट्रेंथ का कंपैरिजन देखा। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी पोर्शन उसमें बचा हुआ है, ठीक है, जो भी पोर्शन उसमें बचा हुआ है अब हम उसके बारे में बातें करते हैं। जैसे कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें बचा क्या है उसकी बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स रजिस्टेड। ठीक है, फोर्स रजिस्टेड बाई शेडेड एरिया। जैसे कहने का मतलब कोई आपको सेक्शन देगा और उस सेक्शन के एरिया को शेड किया गया होगा, ठीक है, एक इंडिकेट किया गया होगा। अब पूछेगा कि इतना सेक्शन, अगर जैसे कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में मैक्सिमम स्ट्रेस इतनी डेवलप हो सकती है, ठीक है, उस वो मटेरियल का कोई भी सेक्शन दे दिया, जैसे 1/3 टॉप दे दिया, मिडिल 1/3 दे दिया, बॉटम 1/3 दे दिया, ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये मैक्सिमम कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट कर सकता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है सर। ठीक है, तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपका पहले से लिख लिया है। ये क्वेश्चन है आपका, ये सेम इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले लेके इसलिए लिया है कि टाइम आपका बच जाए। उससे पहले इसका फॉर्मूला देख लो, कंसेप्ट देख लो कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखो फोर्स रजिस्टर्ड बाई शेडेड एरिया। तो ये देखो इसका फॉर्मूला लिखने से पहले मैं फ्लेक्सर फॉर्मूले को दोबारा यहाँ रिपीट करता हूं। तो फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या होता है सर, m डिवाइड बाई आई एन ए, मूवमेंट जो भी आपका अप्लाइड मूवमेंट है डिवाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल्स टू वाई क्या है सर, जिस पॉइंट पे बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुई है वो पॉइंट की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। सिग्मा क्या है, उस न्यूट्रल एक्सिस से वाई दूरी पर डेवलप होने वाली बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है सर, यही किसके बराबर होती है, सिग्मा मैक्स। अब देखो अगर मैं इस सिग्मा की जगह सिग्मा मैक्स लिखना चाहूं तो बाई की जगह उस टाइम क्या हो जाएगा सर, बाई मैक्स। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, m डिवाइड बाई आई एन ए इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स इक्वल्स टू क्या होता है सर, फ्लेक्सर फॉर्मूला E डिवाइड बाई R। तो कहने का मतलब हम सिग्मा बाई बाई भी लिख सकते हैं सर, और इसको किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स और इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R। तो यार फ्लेक्सर फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, m डिवाइड बाई आई एन ए इक्वल्स टू सिग्मा बाई बाई इक्वल्स टू सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स इक्वल्स टू E डिवाइड बाई R। अब हम बात करते हैं ये फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शेडेड एरिया। जैसे एक मैं सेक्शन ले लेता हूं, जैसे ये कोई सेक्शन है सर, देखो कैसे क्वेश्चन और किस तरीके से बनेगा। तो ये सेक्शन है, इस सेक्शन में मान लो कोई भी ये पोर्शन है, ये शेडेड एरिया है सर, ये एरिया है, ये शेडेड एरिया है। इतना हमने इंडिकेट कर दिया पहले से ही कि ये कुछ भी है, इसकी डायमेंशन कुछ भी, जैसे यहां से डिस्टेंस, ठीक है, वाई नहीं दे रहे, वाई पहले से उसमें लिखा रहता है। तो जैसे ये मान लो ये डिस्टेंस इसकी कुछ भी दे सकता है, ये डिस्टेंस दे दिया d डैश, ठीक है, और ये b विड्थ, तो आपके पूरी की पूरी जो भी सेक्शन की विड्थ रहेगी वही विड्थ है। अब आपसे ये कहेगा, जैसे ये टोटल मान लो सेक्शन है, ये कैपिटल D है इसकी डेप्थ, ठीक है, और विड्थ कितनी है, ये जो स्मॉल b है, तो कैपिटल D चलो कर देते, कैपिटल D है इसकी डेप्थ, ये है सर। अब ये सेक्शन है और इस सेक्शन का हमें निकालना है कि सेक्शन के द्वारा, ठीक है, ये जो शेडेड पोर्शन है इस सेक्शन का वो कितना मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स क्या कर पाएगा सर, रजिस्ट कर पाएगा। तो यही लिखा हुआ है फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शेडेड एरिया। ठीक है, तो ये कितना, जैसे अब ये कोई सेक्शन है तो इस सेक्शन सर किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, तो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा तो उसका क्या होगा, सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस उसकी फिक्स होगी सर, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। बाई मैक्स क्या है, उसकी न्यूट्रल एक्सिस जो भी आएगी, मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है तो बाई मैक्स से एक्सट्रीम फाइबर की डिस्टेंस है। बाई मैक्स का मतलब क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम फाइबर के टॉप या बॉटम की जो एक्सट्रीम फाइबर है उसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस।
अब हम बात करते हैं कि देखो इस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा सर, ये सेक्शन है, सेक्शन का कोई पार्ट इंडिकेट किया गया होगा और इस पर हो सकता है बेंडिंग मोमेंट लगा दी और आपसे ये कहे कि बताओ इतना पोर्शन जो भी बेंडिंग मोमेंट की वजह से पूरे सेक्शन में जो टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहा है, इतने सेक्शन के द्वारा कितनी टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स रजिस्ट किया जाएगा सर। या आप ये कह सकते हो कि सर ये सेक्शन है, इसका सिग्मा मैक्स दे दे आपको और ये बाई तो आप देख ही लोगे, आपको हो जाएगा यहाँ पे सर इसका इतना पोर्शन कितना मैक्सिमम टेंशन फोर्स, मान लो कैंटिलीवर बीम का ये अगर सेक्शन होता तो कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट कर पाएगा सर। तो शेड पोर्शन टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स कितना रजिस्ट कर पाएगा, तो ये जितना रजिस्ट करता है वो क्या होता है सर। ठीक है, तो यहाँ देखो डेरिवेशन में टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि कहीं भी उसके डेरिवेशन से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इस कंसेप्ट से आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होता है सर, फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शेड पोर्शन एफ। एफ ये क्या है, एफ का मतलब है फोर्स, वो कंप्रेसिव टेंशन कुछ भी हो सकता है। शेड एरिया, शेड एरिया के द्वारा रजिस्टर्ड फोर्स एफ क्या होता है सर, एफ इक्वल टू होता है सर सिग्मा मैक्स, एफ इक्वल टू होता है सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई मैक्स, सिग्मा डिवाइड बाई मैक्स इनटू एरिया, शेड एरिया ये। ठीक है, शेड एरिया ये किसका एरिया है सर, शेड एरिया। ठीक है, शेड एरिया जो भी है शेड पोर्शन है उसका एरिया इनटू बाई सी। बाई सी क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से उस शेड एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। ठीक है, तो बस ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है सर। अगर उसमें सिग्मा मैक्स और बाई मैक्स, सिग्मा मैक्स जैसे नहीं दिया है तो फिर क्या दे सकता है सर, आपको अप्लाइड मूवमेंट दे सकता है। तो क्या हो जाएगा सर, इसी को आप ऐसे सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई मैक्स की जगह आप क्या कर लिख लोगे, आई एन ए इंटू क्या हो जाएगा, ए शेडेड एरिया इंटू बाई ऑफ सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, इस फॉर्म में लिखा रहता है जनरली, आप ये याद रखना। लेकिन ये बराबर ये होता है तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करना है कि दिया क्या है। जैसे कोई सेक्शन दे दिया, जैसे मान लो कैंटिलीवर बीम का ये सेक्शन होता है और उस पर 200 किलो न्यूटन मीटर क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है सर। बी और डी आपको पहले से दिया है। अब ये पूछेगा बताओ कि ये जो शेड, अब उसमें कुछ भी शेड दे सकता है, न्यूट्रल एक्सिस के पास में दे सकता है सर, हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस पास में, हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ, तो कि इतना एरिया जो शेड किया गया उसके द्वारा कितना मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट होगा। तो कोई भी फोर्स शेड पोर्शन के द्वारा मैक्सिमम कितना रजिस्ट किया जाता है, वो ये रहा सर, शेड एरिया के द्वारा रजिस्टर किया गया फोर्स सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई मैक्स इक्वल टू ये सब देगा, ये आप निकाल लोगे सर, शेड पोर्शन का एरिया इनटू बाई सी। बाई सी मैं लिख देता हूं यहाँ पे सर, बाई सी क्या है, ठीक है, बाई सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ शेडेड एरिया, सीजी ऑफ शेडेड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से शेड एरिया है उसके सीजी की डिस्टेंस और बाई सी, और ए क्या है उस शेड पोर्शन का एरिया। फिर से समझ लो एक बार सर, क्यों देखो इतनी बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार इसको देखो सर, इस चीज को, ये जब क्वेश्चन आप देखोगे तो एकदम आप भौचक के रह जाओगे कि सर इसमें किया क्या जाए। तो इस कंसेप्ट को हो सकता है आप पहली बार देख रहे होगे, इसलिए मैंने इतनी बार इसको रिपीट किया है। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, एक सेक्शन दिया रहेगा, सेक्शन पे हो सकता है मूवमेंट लगा के देते या उस मटेरियल की प्रॉपर्टी देके सिग्मा मैक्स का मान दे सकता है। ठीक है, तो अब आपसे ये कहे मूवमेंट लगा देगा तो मूवमेंट से सिग्मा मैक्स भी निकल आता है सर, मैक्सिमम अप्लाई ये डेवलप्ड बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे, तो आपको किसी न किसी या तो ये दोनों दिया होगा या ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये दिया है तो ये भी निकाल सकते हो, तो ये हमें पता है। अब ये कहेगा कि इस सेक्शन के इतने पोर्शन के द्वारा रजिस्ट किया गया फोर्स कितना होगा, तो कितना फोर्स रजिस्ट किया जाएगा सर, F बराबर क्या होगा, सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाय मैक्स इनटू इस पोर्शन का शेड पोर्शन का एरिया इनटू बाई सी। बाई सी क्या होता है सर, न्यूट्रल एक्सिस से इसके सीजी की डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ आपको आइडिया आ गया होगा सर कि कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन भी है, हम इस कंसेप्ट को उसमें अप्लाई करेंगे। पहले आप क्या करो सर, पॉज करो, ये नोट कर लो और उसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़ो और रफ कॉपी में क्या करो सर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये सब कुछ दे रखा है, देखो सिमेट्रिकल सेक्शन इसलिए न्यूट्रल एक्सिस कहां हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन दिया है कि अ बीम विद क्रॉस सेक्शन गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू ए पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट पहले दे दिया, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग कंप्रेशन एट टॉप, उसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोला जा रहा है जो
कंप्रेशन ऊपर टॉप कंप्रेशन ऊपर क्या करे सर, इंड्यूस करे, कहने का मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। टॉप ऑफ कितना दिया 16 किलोमीटर मीटर एक्टिंग अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके अबाउट इतना लग रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट इतना लग रहा है, एक सेक्शन है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मतलब ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन डेवलप हो रहा है। द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द हेज्ड एरिया, कहने का मतलब इतना जो एरिया है इसके द्वारा कितना रजिस्ट किया जाएगा टेंसाइल फोर्स, वो आपको निकालना है। कितना, ऑप्शन 0 किलो न्यूटन, इतना किलो न्यूटन, इतना किलो न्यूटन, इतना किलो न्यूटन। जो हेज्ड एरिया है वो ये रहा, जो न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट सटा हुआ है, या ऐसे दे सकता था आपसे कि ऊपर से 75 mm, नीचे यहां से 50 mm विड्थ और 25 mm डेप्थ का एक वो है सर एरिया। तो हमें यहां से आइडिया है कि अगर टोटल डेप्थ इसकी 150 mm है, टोटल डेप्थ दी गई है सर कितनी है 150 mm इसकी, तो 75 है, ऊपर से 75 mm या नीचे से 75 mm पे क्या होगी सर न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्वेश्चन है, आपको सेम उसी तर्ज पे क्वेश्चन दिया गया है। आप पहले इस कंसेप्ट को लिखो सर पूरा, ठीक है, उसके बाद पॉज करो, कंसेप्ट लिखो, उसके बाद क्या करना है सर, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में रफ कॉपी में सॉल्व करना है। उसके बाद जब मैं बोलूंगा सॉल्व करने, जब मैं लिखने को बोलूंगा तब आप लिखना फिर क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप पॉज करके बस इतना लिख लो, ठीक है, लिखिए। तो आपने, आई होप यू हैव पॉज इट एंड नोट इट, ठीक है। आपने सर इसको पॉज किया होगा और नोट किया होगा। अब मैं आगे चलता हूं, इसको सॉल्व करता हूं सर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका, पढ़ो इसको ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक सेक्शन है जो भी दिया गया है नीचे, और उस सेक्शन पे कितना है 16 किलो न्यूटन मीटर क्या लग रहा है सर, एक, ठीक है, मूवमेंट लग रहा है सर। 16 किलो न्यूटन मीटर एक क्या लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है सर। और 16 किलो न्यूटन मीटर एक मूवमेंट लग रहा है एक्टिंग अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द हेज्ड एरिया, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द हेज्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना, उसका हेज्ड जो एरिया है वो कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट करेगा सर, ठीक है। तो पूरा डेप्थ कितनी है 150 mm और विड्थ कितनी है 100 mm। उसमें ये जो हेज्ड एरिया है ये बताना है कि ये जो हेज्ड एरिया है कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला उसका देखा, क्या होता है सर, F इक्वल्स टू, तो ये देखो क्वेश्चन पढ़ लो सर, ए बीम विद क्रॉस सेक्शन ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही। अब ये देखो ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये आपको सेक्शन देख पा रहे होगे सर, और इस सेक्शन में 25 mm इसकी विड्थ है और ये क्या है 50 mm, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है 50 mm, और ये न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है। कहने का मतलब अगर ऊपर कंप्रेशन है तो नीचे कौन सा फोर्स आएगा, टेंशन। तो टेंशन का कितना टेंशन ये रजिस्ट करेगा, तो आप अप्लाई करते हैं सर। टेंशन कितना फोर्स रजिस्ट करता है, F इक्वल्स टू क्या होता है सर, फॉर्मूला इसका सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई मैक्स इनटू ए, जो भी साइड पोर्शन है हेज्ड एरिया, इनटू बाई सी। जो कहने का मतलब जो हेज्ड एरिया होता है उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ एरिया लिया जाता है। ए इनटू वाई का मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ एरिया सर। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मूवमेंट दिया गया है, मूवमेंट दिया है तो मूवमेंट के टर्म में लिख लो m डिवाइड बाई आई एन ए इंटू क्या हो जाएगा सर, ए एस इंटू वाई सी। तो क्या हो जाएगा सर, m कितना है यहाँ पे देखो 16 किलो न्यूटन मीटर, तो m कितना दिया है, मैं m वैल्यू अब सबकी पुट करता हूं, तो 16 किलो न्यूटन मीटर। अगर mm में बाकी चीजें दी गई तो इसको mm में बदलोगे तो 16 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि किलोमीटर को न्यूटन में बदलोगे 10 की घात 3, मीटर को mm में बदलोगे 10 की घात 3। 16 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई आई एन ए। आई एन ए क्या हो जाएगा सर, देखो इधर 1/12 बी, बी कितना है सर 100,
डी क्यू कितना हो जाएगा सर 150 इंटू 150, ठीक है। तो m डिवाइड बाई आई एन इंटू एरिया, हेच्ड एरिया कितना हो जाएगा सर, हेच्ड एरिया हो जाएगा 25 और 50, 25 इंटू 50, और ये 22 क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से उस हेच्ड एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो ये देखो डेप्थ 25 है, न्यूट्रल एक्सिस, अब ये सिमेट्रिकल सेक्शन इसलिए न्यूट्रल एक्सिस कहां होगा सर, सेंटर में, और नीचे टेंसाइल आएगा, इसीलिए टेंसाइल फोर्स वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कह दिया कि टॉप पे कंप्रेशन है और बॉटम पे क्या है सर, बॉटम पे टेंशन है, तो इस वजह से नीचे टेंशन आएगा तो टेंशन फोर्स रेजिस्ट करेगा सर। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस जो हेच्ड एरिया उसके सेंट्रोइड कहां आएगा सर, जस्ट सेंटर पे आएगा, और जस्ट सेंटर कहां होगा सर, टोटल डेप्थ कितनी है 25 mm, तो सेंटर कहां होगा, ऊपर टॉप से लेके 12.5 mm पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इंटू 12.5 mm, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए सर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आंसर आएगा। अब देखो सबकी वैल्यू देख लो, m ये दिया गया क्वेश्चन में, आई एन ए सेक्शन, जो टोटल सेक्शन होता है पूरे सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है सर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सर हम किसका लेते हैं, पूरे सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या लेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 150, डेप्थ है 100, क्या है विड्थ, तो सेक्शन मॉडुलस वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 BDQ, बी कितना 100 mm, और डी क्या है सर 150 150 150, तो 150 150 150, ठीक है, ये आप देख पा रहे होगे। और ये एम ए क्या होता है, शेड पोर्शन का एरिया लिया जाता है, शेड पोर्शन का सर 25 इंटू 50, और उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू 12.5 mm, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से उस शेड एरिया के सेंट्रोइड की डिस्टेंस। तो इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे कितना आंसर आपको मिलेगा, मैं कैलकुलेशन मेरे पास है तो, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, आप या कैलकुलेटर से कर लीजिए, तो कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा सर 8.9 किलोमीटर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8.9 किलो न्यूटन सर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सिंपल सा है, बस यही है कि अगर आपने अभी नहीं देखा, गेट वगैरह में ज्यादा कंसेप्ट इस पे आते हैं, गेट वगैरह में ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, जहां ज्यादा कंसेप्चुअल थोड़ा सा टफ लेवल बनाता है इस टॉपिक से, तो आपका फिर ये पूछा जाता है, ठीक है। नोट कर लो सर, पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आपने इसको पॉज किया होगा सर और इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं सर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय हेच्ड सेक्शन या शेड एरिया। अगर कोई सेक्शन का पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन का मतलब पर्टिकुलर शेड एरिया है, और आपसे ये पूछे कि अगर सेक्शन पे मैं इतना मूवमेंट अप्लाई कर रहा हूं तो इस सेक्शन का ये जो पोर्शन है ये कितना मूवमेंट रजिस्ट करेगा सर। तो मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द शेड एरिया, सबका डेरिवेशन होता है सर। तो मुझे डेरिवेशन में कुछ नहीं होता है, स्ट्रिप लेके और चीजों को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, स्ट्रिप के निकालते हुए चीजों को इंटीग्रेट कर देते हैं।
तो कुछ नहीं होता है सर, क्या करना है, तो अभी टाइम बचाते हैं हम, अपना अपना टाइम सेव करते हैं। उस डेरिवेशन का पूछा नहीं जाएगा आपसे। अगर मेंस वगैरह पूछा जाता है तो हम लोग फिर मिल लेंगे कोई भी मेंस क्लास में, फिर से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मेंस के लिए अभी आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो वनडे पे फोकस करो। तो m इक्वल टू, इसका मान क्या होता है, कोई भी, अब देखो उसी तरीके से है कि कोई सेक्शन रहेगा, उस सेक्शन का एक शेड पोर्शन होगा, उसके द्वारा कितना मूवमेंट है रजिस्ट किया जाएगा। अगर जैसे ये अब ये है, ठीक है, ये कोई सेक्शन है, इस सेक्शन पे अगर मैं m मूवमेंट अप्लाई करता हूं, टोटल मूवमेंट, ठीक है, m में अप्लाई करता हूं, अब इस m में से ये कितना रजिस्ट करेगा सर। अब वो क्या है कि जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का कोई भी भाग मैंने कह दिया ये भाग है, ये भाग कितना रजिस्ट करेगा। अब ये देगा तो उसमें आपको विड्थ डेप्थ सब कुछ देगा सर पहले से, ठीक है। तो मान लो कितना रजिस्ट करेगा, तो वो कैसे निकालोगे, m डैश इक्वल टू सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स इनटू आई डैश। बस ये ध्यान रखना, शेड पोर्शन के द्वारा रजिस्ट किया गया मूवमेंट आई डैश। आई डैश का ही खेल है सर। आई डैश क्या है यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेल्ड एरिया, जो भी शेल्ड एरिया है हमारा, जो भी हेच्ड एरिया है, शेल्ड एरिया अबाउट, ठीक है, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस सर। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट शेल्ड पोर्शन का, ठीक है, शेल्ड पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेल्ड एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट इस शेल्ड पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर, ठीक है, MOI। तो देखो इधर सर, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा सर, ठीक है। पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम एक इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन कर लेंगे, दोनों कंसेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लो। देखो अब नेक्स्ट हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। लिखना चाहो साथ में लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, फिर आप बाद में लिख लेना, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रेक्टेंगुलर सेक्शन having width B and depth D is subjected to bending moment M, ठीक है, is subjected to bending moment M, find moment resisted by मिडिल 1/3, बीच का 1/1/3, मिडिल 1/3 पोर्शन ऑफ सेक्शन के बीच के 1/3 पोर्शन के द्वारा कितना मूवमेंट रजिस्ट किया जाएगा। तो फिर से सुनो, हिंदी में लिख लो, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी विड्थ B और डेप्थ D है, ठीक है। यदि उस पे M बेंडिंग मूवमेंट लगता है तो उसके बीच के 1/3 भाग, बीच का 1/3 भाग है, उसके द्वारा कितना मूवमेंट रजिस्ट किया जाएगा। पॉज करके बैक करके वीडियो को फिर से सुन लेना और लिख लेना इसको, ठीक है। तो अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैविंग विड्थ B, डेप्थ D is subjected to bending moment M, find movement resisted by the middle 1/3 portion of the section। ये आप जल्दी से नोट मत करो, अभी पॉज करो वीडियो को और इसको क्या करो, सॉल्व करो सर, इसका आंसर निकालो, फिर हम आगे बात करते हैं। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में जैसे क्या है, ठीक है, इसका ऑप्शन M/3, M अगर अप्लाइड है तो M/3 रजिस्ट करेगा बीच का 1/3 पोर्शन, M/6 रजिस्ट करेगा,
सी ऑप्शन m/27 रजिस्ट करेगा, डी ऑप्शन m/2 रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, सॉल्व करो जल्दी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये है, ये सेक्शन है, विड्थ बी, डेप्थ ये क्या है डी, ये न्यूट्रल एक्सिस, बी और डी, और ये क्या है न्यूट्रल एक्सिस। इसका 1/3 पोर्शन कितना मूवमेंट रजिस्ट करेगा उसको देखते हैं। तो देखो ये है 1/3 पोर्शन इसका, ये दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है सर, हमने इसको बना रहे हैं, ये क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि बीच का 1/3 है, तो बीच कहां होगा, नहीं भाई सिमेट्रिकल सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस कहां होगी, मिड में रहेगी, तो बीच का आधा, बीच का 1/3 सेक्शन। ठीक है, d/3 है बीच का, न्यूट्रल एक्सिस उस हाफ जो पोर्शन है उसको न्यूट्रल एक्सिस भी क्या करेगी, दो भागों में डिवाइड करेगी, क्योंकि मिडिल 1/3 बोला है, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस उसको, जो मिडिल 1/3 है उसको भी दो भागों में न्यूट्रल एक्सिस क्या करेगी सर, डिवाइड करेगी। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये सेक्शन को दो भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये बी और ये क्या है सर डी। हमें क्या फाइंड करना है सर, ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट या वी हैव टू फाउंड मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द मिडिल 1/3 पोर्शन ऑफ द सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के 1/3 पोर्शन के द्वारा मूवमेंट कितना रजिस्टर किया जाएगा, ये क्या करना, वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या बताया है सर, मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द शेडेड पोर्शन m डैश इक्वल टू क्या होता है सर, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स इनटू आई डैश। और हम जानते हैं सर कि सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स को हम क्या लिखते हैं, m डिवाइड बाई आई एन ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, m इस पे अप्लाइड मूवमेंट, m जो भी मूवमेंट अप्लाइड है वो टोटल मूवमेंट सेक्शन पे आई एन ए, क्योंकि देखो सिग्मा मैक्स बाई मैक्स कैलकुलेट करने से बढ़िया सीधे सीधे क्या करो सर, m डिवाइड बाई आई एन ए, यही क्या होता है सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई बाई मैक्स का मान भी होता है। ठीक है, तो आई एन ए और आई एन ए और इनटू क्या हो जाएगा आई डैश। अब बात करते हैं दोनों की, m के टर्म में निकालना ही है। ठीक है, और क्या है, अगर न्यूमेरिकल होगा तो आपको वैल्यू दी जाएगी। और देखो इसके बाद क्या है, m i n a और सब की वैल्यू रखते हैं सर। तो ये जरा मैं बात करूं, m तो m ही है, m अप्लाइड मूवमेंट है, i डैश क्या होता है, जो साइड पोर्शन है उसका न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो साइड पोर्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो डेप्थ कितनी है सर d/3 और ये विड्थ कितनी है b, तो कितना होगा सर 1/12, क्योंकि वो भी रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है सर। देखो साइड पोर्शन 1/3 वो रेक्टेंगुलर बन रहा है ना, जिसकी विड्थ क्या है b और डेप्थ क्या है d/3, तो 1/12 क्या हो जाएगा सर b इंटू d/3 का क्यूब, d/3 का क्यूब सर क्या हो जाएगा d/3 क्यूब। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये हो जाएगा d/3 का क्यूब। ठीक है, तो d/3 क्यूब हो जाएगा सर, ये देखो ये लिखा हुआ है d/3 क्यूब डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा आई एन ए क्या है 1/12 बी डी क्यूब, आई एन ए क्या हो जाएगा 1/12 बी डी क्यूब। अब हम बात करते हैं, कैंसिल करो कुछ, तो देखो 1/12 से 1/12, बी से बी और डी क्यू से डी क्यू, ये बचेगा 3 की पावर 3 और नीचे है वो भी 3 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा सर आंसर हमारा m डिवाइड बाई 27। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे m डिवाइड बाई 27। तो किसी भी सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन का मिडिल का जो 1/3 पोर्शन होता है वो केवल और केवल कितना मूवमेंट रजिस्ट कर पाता है सर, अप्लाइड मूवमेंट का 127th टाइम्स 127th पार्ट केवल क्या कर पाता है, रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा m डिवाइड बाई 27, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन नोट कर लो सर, सॉल्यूशन जो आपको लिखाया है जो बताया है वही है सेम। ठीक है,
आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कवर हुआ सर, फोर्स रजिस्टर्ड बाय द शेडेड पोर्शन और मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर अब, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कोई भी एक मटेरियल को, ठीक है, अब जैसे देखो अभी तक आपने एक मटेरियल में कितनी बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है, ठीक है, एक मटेरियल को देखा केवल यूनिफॉर्म, ये सिंगल एक मटेरियल से जो सेक्शन बना हुआ था, केवल आपने सिंगल मटेरियल से मेड सेक्शन को अभी आपने देखा है। अब हम बात करेंगे कंपोजिट सेक्शन। तो कंपोजिट सेक्शन में सबसे जो अच्छा हमें पड़ता है वो क्या पड़ता है सर, वो पड़ता है कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में क्या कर लो, ट्रांसफॉर्म्ड कर लो सर, ट्रांसफॉर्म्ड एरिया मेथड। जैसे कंपोजिट सेक्शन है, कंपोजिट सेक्शन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है ट्रांसफॉर्म्ड एरिया मेथड। तो ट्रांसफॉर्म्ड एरिया मेथड में क्या होता है, फिर क्यों, क्योंकि सर जब आप अभी आपने सब सिग्मा वाई वाई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू एम डिवाइड बाई आई एन ई, तो सिग्मा अगर हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें पता है कि अगर एक ही मटेरियल होगा तो सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर। सेम मटेरियल है, आर तो देखो कांस्टेंट है, क्योंकि कंपोजिट की बात करोगे तो रिजिड कनेक्शन होता है, तो आर क्या रहती है सर, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, आर कांस्टेंट। अगर सेम मटेरियल है तो ई कांस्टेंट। केवल सिग्मा किस पे डिपेंड कर जाता है सर, वाई पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में डिवाइड कन्वर्ट कर लो, फिर आई निका मूवमेंट उसका वो निकाल लो सर, सेंट्रोइडल एक्सिस कहाँ है, सिंपल स्ट्रेस ईयर जो बेंडिंग स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर, और स्ट्रेस क्या हो जाएगी टॉप पॉइंट पे जो भी स्ट्रेन रहेगी उसमें ई का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इधर, तो ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे आप सर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, ये हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये आ जाएगा फिर तो आप स्ट्रेस निकाल ही लोगे सिंपल। किसकी तरह स्ट्रेस आ जाएगी, स्ट्रेस आ जाएगी सिंपल जो आप सिंगल मटेरियल होता है उसकी तरह। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, मतलब एक मटेरियल की अगर कुछ बिट दी है, जैसे कुछ कंपोजिट सेक्शन आपको दिया गया है, उस कंपोजिट सेक्शन में आपको, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये एक मटेरियल दिया, कंपोजिट मटेरियल दिया है, बॉन्ड एकदम टाइट बॉन्ड, कंपोजिट की डेफिनेशन आप जानते ही हो सर, हमने क्या कर दिया, एकदम टाइट बॉन्ड किया है, इसमें रिजिड कनेक्शन है, ठीक है। और ये जो मटेरियल है ये क्या है, ये स्टील है, मान लो ये स्टील है, और ये क्या है, इतना वुड है सर, ये स्टील और ये वुड, और ये क्या है, ये विड्थ है इसकी सेक्शन की, ठीक है। अभी क्या है, स्टील और वुड दोनों की विड्थ क्या है सर, सेम है, और ये डेप्थ है, डेप्थ कुछ भी इसकी D1 मान लो, इसकी क्या है सर DW, और ये रिजिड कनेक्शन है, ये DW, और ये विड्थ ऑफ वुड, ठीक है, रिजिड कनेक्शन है, और ये S, और ये क्या है सर DS। अब हमें इसमें निकालनी है बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे मैं M इस पे अप्लाई करूं तो सर बेंडिंग स्ट्रेस निकालोगे तो आपके पास देखो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप जो भी सिग्मा इक्वल टू ई बाई आर इंटू वाई लगेगा, तो हम जानते हैं कि जब तक ई सेम रहेगा तब तक सिग्मा वाई पे डिपेंड करेगा, जैसे ही वाई सेम आ गया तो सिग्मा किस पे डिपेंड कर जाएगा, ई पे डिपेंड कर जाएगा। कहने का मतलब एट जंक्शन पॉइंट, ठीक है, मैं वो उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूं। जैसे अब इसी में अगर मैं बात करूं तो अगर ये कंपोजिट सेक्शन है, रिजिड कनेक्शन है सर, तो रिजिड कनेक्शन है तो पूरा एक तरह से बेंड होगा, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर रिजिड कनेक्शन, ये याद रखना है सर, फॉर रिजिड कनेक्शन, ठीक है। फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे तो चलेंगे फॉर रिजिड कनेक्शन। तो फॉर रिजिड कनेक्शन के लिए हमें क्या है, आर क्या रहता है, आर रहता है सर कांस्टेंट, और अगर आर कांस्टेंट रहता है तो हम जानते हैं कि जो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू वाई। कहने का मतलब सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ई और वाई के। ई कहां चेंज होगा, जंक्शन पे, वाई कहां चेंज होगा सर, एक मटेरियल में ऊपर नीचे जाने पे। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट निकलेगा सर, अगर आपका रिजिड कनेक्शन है तो आपको स्ट्रेस वेरिएशन अगर बनाना है उसका, तो स्ट्रेस वेरिएशन हमें पता है एट जंक्शन पॉइंट, जितने भी जंक्शन पॉइंट होंगे एट जंक्शन पॉइंट सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, बट एट इन सेम मटेरियल, ठीक है, इन सेम मटेरियल क्या हो जाएगा सर, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर मटेरियल सेम है तो सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर, वाई के, और अगर जंक्शन पॉइंट है तो सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर, ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो एट जंक्शन पॉइंट सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, और एट इन सेम मटेरियल सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब हम इसके वेरिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अभी इसका वेरिएशन बना के दिखा दूंगा, तो जैसे मान लो रिजिड कनेक्शन है,
तो अगर मैं रिजिड कनेक्शन के लिए सिंपल इसको पढ़ूं, फिर मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा बाद में, तो देखो इसका वेरिएशन, जैसे मान लो ये है इसकी सर न्यूट्रल एक्सिस, ये है इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये है न्यूट्रल एक्सिस। हमें पता है स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है सर विद रिस्पेक्ट टू वुड, तो ES इज ग्रेटर देन क्या होगा सर EW। तो ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और ये रिजिड मटेरियल है। मान लो ये क्या है कि जैसे आपने ट्रांसफॉर्म वगैरह इसको किया और ये इसकी निकल के आई न्यूट्रल एक्सिस सर, ट्रांसफॉर्म वगैरह करके तब आप न्यूट्रल एक्सिस की निकालोगे, तो ये निकल के आई न्यूट्रल एक्सिस। तो ये न्यूट्रल एक्सिस निकल के आई, तो इस न्यूट्रल एक्सिस में अगर मैं स्ट्रेन वेरिएशन बनाऊंगा सर, तो स्ट्रेन वेरिएशन क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो सिंपल स्ट्रेन वेरिएशन क्या बन जाएगा सर, इस तरीके से। स्ट्रेन वेरिएशन तो क्या रहता है, लीनियर रहता है सर, उसको तो लेना देना नहीं कि मटेरियल कौन सा है। जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, स्ट्रेन हमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमें क्या मान के चलते हैं, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग सर। तो उसी के अनुसार, उसी एजम्पशन का फल है कि स्ट्रेन वेरिएशन कैसा रहेगा, उसी का कंक्लूजन है कि लीनियर रहता है सर। तो ये क्या रहेगा स्ट्रेन वेरिएशन, तो यहाँ मैक्सिमम होगी टॉप से एक्सट्रीम फाइबर पे सर, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेन क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तो ये तो स्ट्रेन है। अब ये स्ट्रेन है, तो मैं अब स्ट्रेस की बात करूंगा। अब स्ट्रेस वेरिएशन क्या होगा सर, क्योंकि मटेरियल तो सेम है नहीं, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, ठीक है। अगर देखो ये मैंने एक रफली वो लिया है कि ऐसा अगर न्यूट्रल एक्सिस आता है तब देखो, कहीं भी आ सकता है, हो सकता है न्यूट्रल एक्सिस में आ जाए, हो सकता है जंक्शन पे लाई कर जाए, वो डिपेंड करेगी क्या क्या डायमेंशन है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इन दोनों का वैल्यू। तो अब स्ट्रेस वेरिएशन देखोगे तो अब ध्यान देना सर, न्यूट्रल एक्सिस से अगर मैं बॉटम पे बनाऊं स्ट्रेस वेरिएशन, तो बॉटम में देखो सेम एक ही मटेरियल है, इस तरीके से अगर ऐसी न्यूट्रल एक्सिस आएगी तो ये है, तो क्या होगा सर, स्ट्रेस डायग्राम क्या बनेगा, सिंपल ऐसे लीनियर बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितनी जितनी स्ट्रेस वो होगी सर, हमारी स्ट्रेन होगी, जहां जितनी जितनी स्ट्रेन होगी उसमें केवल EW का मल्टीप्लाई करते चलोगे। जैसे यहाँ स्ट्रेन है मान लो एप्सिलॉन 2 है, तो यहाँ ये जो कितना आ जाएगा, ये सिग्मा 2 का मान आ जाएगा, ठीक है, 1 वगैरह ऊपर ले लूंगा, तो सिग्मा 2 का मान कितना आ जाएगा सर, EW इंटू एप्सिलॉन 2, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो इसका मान कितना है, एप्सिलॉन 1 इस जगह पे, और ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पे इसका मान कितना है सर, जंक्शन पॉइंट पे ये जो स्ट्रेन है इसका मान कितना है, एप्सिलॉन 3, और ये जो वैल्यू है यहां से ये वैल्यू मान लो क्या है, y1, ठीक है, और ये वैल्यू जो है जंक्शन ये क्या है मान लो y3, और ये जो वैल्यू है ये क्या है सर, कुछ भी मान लो y2, ठीक है। अब देखो, अब टॉप का वेरिएशन बनाता हूं, बस यही तो ठीक है, यही सब समझने वाली बात होती है कि रिजिड करेक्शन में शियर स्ट्रेस वेरिएशन कैसे बनेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ये बड़ा इजी है सर, उसी से पहले न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन, मान लो न्यूट्रल एक्सिस यहां आती है, तो मैं यहीं से स्टार्ट किया हूं कि अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां आती है तो देखो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन क्या होगा, फिर एक लाइन में लिख देंगे कि ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स, फिर उसका न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला भी आपको लिख दिया बता दिया जाएगा और वो कंसेप्ट बता दिया जाएगा। देखो अब यहां समझने वाली बात ये कि यहाँ एक मटेरियल तो है नहीं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे स्ट्रेस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा सर, देखो अब यहां से यहां तक क्या है, वुड है, तो यहां से यहां तक वुड है, तो यहां से यहां तक तो स्ट्रेस अगर वेरिएशन बनाऊंगा तो किसका मल्टीप्लाई होगा सर, EW वुड के यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन जंक्शन में आप देख पा रहे होगे कि जंक्शन में जस्ट नीचे होगे तो वुड है और जस्ट ऊपर होगा तो क्या है सर, स्टील है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जंक्शन पे जस्ट नीचे वाले पॉइंट तो EW का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतनी स्ट्रेन में, और जैसे ही ऊपर चले जाते हो देखो जंक्शन में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सिग्मा E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर, वुड में E का, ठीक है, E एकदम सडनली E क्या होगा, EW से ES होगा, तो कहने का मतलब क्या, सडनली E क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सर सिग्मा। तो देखो यहां से यहां तक तो क्या जाएगी, ये ऐसे ही जाएगी सिग्मा। उसके बाद जंक्शन पे, क्योंकि एक मटेरियल है तो केवल y पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे y बढ़ेगी स्ट्रेस बढ़ेगी। जैसे यहाँ मटेरियल चेंज हो रहा है और मटेरियल स्ट्रॉन्ग वीकर से हम स्ट्रॉन्गर में जा रहे हैं तो क्या करेगी, सडनली हमारी स्ट्रेस का मान बढ़ जाएगा सर, और सडनली स्ट्रेस का मान बढ़ जाएगा। फिर से अब देखो, अब इसके बाद क्या है, स्टील है, तो फिर से क्या होगा, स्टील में इस तरीके से ये जाएगा, हो सके इसका मान कितना होगा सर, ES यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू एप्सिलॉन 1, ये हो जाएगा इस पॉइंट पर ये स्ट्रेन सर, स्ट्रेस सॉरी, इस पॉइंट पे ये स्ट्रेस वेरिएशन इन रिजिड कनेक्शन भी आपका इसमें कवर हो गया। ये क्या पढ़ाया है, स्ट्रेस वेरिएशन इन रिजिड कनेक्शन। अब इसका मान लो कितना है सर, सिग्मा 1
लेकिन ये जो वैल्यू है इस जगह पे और इस जगह पे, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का मान लो कुछ भी नाम रखता हूं, मान लो क्या है सिग्मा 3 और इस वैल्यू का नाम क्या है सिग्मा 4। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, जो सिग्मा 1 और सिग्मा 4 में देखो क्या रिलेशन होगा, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 4 एक ही मटेरियल में, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा सर, ये है, ये y1 है ना ऊपर टॉप y1, क्योंकि एक मटेरियल में सिग्मा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो क्या हो जाएगा सर y1 डिवाइड बाई यहाँ की डेप्थ कितनी है y3, एक ही मटेरियल होगा तो एट जंक्शन। अब देखो एट जंक्शन अगर मैं इनमें दोनों में रिलेशन निकालना चाहूं सिग्मा 3 और सिग्मा 4 में, तो एट जंक्शन, जंक्शन पे हमारी y तो कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो जो सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 4 का जो मान आएगा वो क्या आएगा सर, ये सिग्मा 3 ES में और ये किस में है सर EW में। ये क्यों आया, क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी सिग्मा 3 का मान कितना होगा EW इंटू वहां पे जो भी स्ट्रेन है एप्सिलॉन 3, और यहां सिग्मा 4 का मान क्या होगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इंटू इस जगह पे जो स्ट्रेन है कितनी है एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 3 से एप्सिलॉन 3 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे सर सिग्मा 3 डिवाइड बाई सिग्मा 4 इक्वल्स टू EW डिवाइड बाई ES। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सब चीजें आपसे पूछ सकता है कैसा स्ट्रेस शियर वो बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन बनता है सर रिजिड कनेक्शन में, कहाँ सडनली वैल्यू चेंज होती है कहाँ कम होती है, तो ये क्या है बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन है रिजिड कनेक्शन। ये क्या है सर बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन, जब ठीक है इस तरीके से आर इस तरीके से, क्योंकि रिजिड कनेक्शन है तो इस तरीके से बेंड करेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी सर। ठीक है, और दोनों की एक ही न्यूट्रल एक्सिस आएगी, बेंडिंग स्ट्रेस एक ही न्यूट्रल एक्सिस के बाद दोनों बेंड करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन इन रिजिड कनेक्शन, वेरिएशन इन रिजिड कनेक्शन। ठीक है, तो आप इसको पॉज करो और इसको लिख लो। ठीक है सर, फिर आगे बढ़ते, फिर मैं बताता हूं कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, ये न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालोगे। अभी हमने मान लिया कि मान लो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस आएगी, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन आप कैसे बनाओगे सर। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे बनाओगे, तो ये आपके सामने बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको आप न्यूट्रल एक्सिस आई कैसे सर, यहाँ पे हमने जो मानी है ये कैसे आएगी, तो उसको हम पहले एक सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं सर उसको, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे सर सिंपल, ठीक है, तो उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे एक तरीके से बाई सेंट्रोइडल एक्सिस वाला जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइडल वाला सेंट किसी भी 2-3 बॉडी है उनका सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको आप सिंपल क्या करोगे अप्लाई कर दोगे सर। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, पॉज करो नोट करो सर। ये क्या पढ़ाया है बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन इन रिजिड कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन में किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो आपको बताया है, उसी में आगे चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस है कि ये सब पूछा जाए, बहुत कम पूछा जाता है, जब कोई ज्यादा ही हाई आप टफ क्वेश्चन बनाना चाहता है कोई एग्जामिनर तो इसमें जाता है। ठीक है, गेट वगैरह ईएस वगैरह, तो अभी तो देखो मैं ईएस की तो यहाँ बात नहीं कर रहा, तो ईएस में देखो कंटेंट यही है, 1-2 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे तो मैं पूरा ईएस हो जाएगा। अभी आपका जेई और एईए लेवल का आपका ये लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसमें जेईएन और एईएन अभी जो पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर में, इसलिए जेईएन के लिए थोड़ा सा समझ लो ज्यादा ही टफ लेवल है, एईएन के लिए आप ले सकते हो इसको। ठीक है, और कुछ पता नहीं है वैसे एसएससी जेई वाले, क्योंकि सब ईएससी के क्वेश्चन उठाते हैं ना मैक्सिमम, तो कुछ भी पटक देते हैं। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी को बना, इसी में हम देखते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी कुछ चीजें इसमें रेज करते हैं सर। तो देखो ये जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस कैसे आया बस उसकी बात करते हैं। तो जैसे देखो स्टील को वुड में मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए, ये दूरी निकालने के लिए, चाहे टॉप से चाहे बॉटम से, ये डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, ये डिस्टेंस ये बाई सी मान लो कह रहे हैं हम इसको। ये कैसे आया, ये देखो स्टील से वुड में कर दो इसको ट्रांसफॉर्म, तो जिसमें आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो यहाँ एक मॉड्यूलर रेशियो निकालेंगे एम का मान। तो एम कैसे निकालेंगे, को मतलब में, को वाले को ऊपर लिख लो, मैं वाले को नीचे लिख लो सर। को वाले को ऊपर मैं वाले को नीचे, कहने का मतलब एम का मान कैसे निकालोगे, जैसे स्टील को वुड में करना है तो स्टील के यंग मॉडुलस को यहाँ लिख लो और वुड के यंग मॉडुलस को यहाँ लिख लो सर। अगर वुड को स्टील में करते तो मैं क्या करता, वुड का यहाँ और स्टील का यहाँ,
कहने का मतलब को में क्यों सिंपल बताया है कि स्टील को अगर मैं बुड़ में कर रहा हूं तो स्टील का यंग मॉडल्स ऊपर लिखो और बुड़ का यंग मॉडल्स नीचे, मॉडुलर रेशियो निकालो और फिर क्या करोगे, सिंपल अगर मैं स्टील को बुड़ में कर रहा हूं तो स्टील के जो सेक्शन है उसकी विड्थ देखो, डेप्थ वही रहेगी लेकिन विड्थ कितनी आएगी, डेप्थ वही रखते हैं सर, विड्थ को केवल चेंज करते हैं तो विड्थ कितनी हो जाएगी, BS इक्वल टू BS बराबर हो जाएगा, नहीं स्टील को जब बुड़ में कर दूंगा तो जो B डैश कह दो उसको कितना हो जाएगा सर, M इंटू जो उसकी इनिशियल विड्थ है सेक्शन की, M क्या हो गया, मॉडुलर रेशियो ऊपर निकाला ES डिवाइड बाई EW से। तो अगर इस सेक्शन को आप देखोगे तो ये सेक्शन क्या बन जाएगा, देखो डेप्थ वही रहेगी, हो सकता है ये B डैश बन गई ये, और फिर उसके बाद ये रहा बुड़ जो पहले था वो वही सेम, ठीक है। कहने का मतलब ये बन गई D डैश और ये क्या हो गया सर, DW, ये क्या हो गया DS और ये क्या हो जाएगा सर, B डैश, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सर, BW, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सेक्शन ऐसे बन जाएगा। अब इसका बाईसी निकालोगे न्यूट्रल एक्सिस, तो देखो अब न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालोगे, ये जो बाईसी है, ठीक है, तो ये बाईसी है, तो ये बाईसी कैसे निकलेगा, रेफरेंस यहाँ पे मैंने बाईसी कहां से दिखाया, बॉटम से, तो बॉटम को अगर मैं रेफरेंस ले लूंगा तो बाईसी इक्वल्स टू, ठीक है, बॉटम को अगर मैं रेफरेंस ले लूंगा तो बाईसी इक्वल्स टू, ठीक है, बाईसी, तो बाईसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये देखो देख पा रहे हो, अब दो आपके पास दो एरिया है, एक ये एरिया एक ये एरिया, दो भागों में इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, तो दो भागों में ब्रेक कर दोगे तो ये से मान लो ये एरिया 1 ये एरिया 2, तो 1 ये, अब ये इसका एरिया जो भी रहेगा क्या रहेगा सर, BW, दोनों रेक्टेंगल ना, BW इंटू DW और इसका सेंट्रोइड कहां होगा, बॉटम से, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, 22 कहां से मेजर करना, बॉटम से, तो कितना हो जाएगा सर, DW, देखो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, A1 इंटू Y1 बार प्लस A2 इंटू Y2 बार, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, A1 प्लस A2, ये हमारा सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है। बस इसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो सबकी वैल्यू पुट कर देता हूं, 22 इक्वल टू A1 मान लो हम यहां से मेजर कर रहे हैं और इसको 1 नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं 2, तो A1 क्या नाम, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, BW इंटू DW और बॉटम से Y1 बार का मान कितना हो जाएगा, पहले वाले का सेंट्रोइड कितना हो जाएगा सर, DW डिवाइड बाई 2 प्लस A2 क्या हो जाएगा सर, ये रहा A2 क्या हो जाएगा, B डैश इंटू D डैश इंटू क्या हो जाएगा सर, जो बाई टू बार है DW प्लस D डैश बाई 2 क्या हो जाएगा, DW प्लस D डैश डिवाइड बाई, ठीक है, DS बाई 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा सर, पूरा BW इंटू DW प्लस B डैश इंटू DS, ये हो जाएगा हमारा 22। तो कहने का मतलब ये जो 22 का मान है वो यहां से आएगा। तो आप ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ये बनता है सर, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफॉर्म कराओ तो बताओ जो नया सेक्शन या नया जो विड्थ निकल के आएगा वो कितना आएगा। तो बस आपको ये ध्यान देना है, ये M निकालो। M कैसे निकालो, किसको किस में कर रहे हो, तो को डिवाइड बाई में, तो को मतलब स्टील को बुड में कर रहा हूं तो स्टील का यंग मॉडल्स ऊपर, बुड का यंग मॉडल्स नीचे, तो यहां से M आएगा। M क्या, स्टील का यंग मॉडल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, बुड का यंग मॉडल्स। और अगर मैं इसको करना चाहूं तो जैसे मान लो ये 100 होता और ये M का मान आता 20, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2000 mm विड्थ का हो जाएगा। डेप्थ उतनी रहेगी, डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे, केवल विड्थ चेंज करते हैं, ठीक है, एक ही चीज चेंज करते हैं सर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन ये बन गया सर, इसका ट्रांसफॉर्म सेक्शन ये बन गया, ये लिखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल। कभी भी किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो M ऐसे निकाल लो, को डिवाइड बाई में, उसका को वाले का यंग मॉडल्स, मैं जिसको कर रहे हो जिसमें, उसका यंग मॉडल्स B डैश क्या हो जाएगा, M इंटू BS। तो इस तरीके से आप पहले ट्रांसफॉर्म करोगे, न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, फिर शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे बनता है वो पहले बताया था कि जंक्शन पे क्या होगा सर, ठीक है, जंक्शन पे क्या होगा, E पे डिपेंड करेगी स्ट्रेस, और सेम मटेरियल में किस पे डिपेंड करेगा, Y पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट है फिर से इसको बैक करके फिर से देख सकते हो, यहां से पढ़ने के बाद फिर से जो पिछला पढ़ाया था उसको आप बैक करके देख लो, और कोई भी डाउट है कमेंट पुट करिए, ठीक है। आप इसको पॉज करो और इसको नोट करो सर।
ठीक है, तो आपने इसको पॉज किया होगा, नोट किया होगा। ठीक है, आज के लिए सर इतना ही। बेंडिंग स्ट्रेस आपका चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू डियर।